ये कहानी है कोरिया के बेमिसाल पुलिस अफसर डॉन ली की, जो नशा तस्करी और पूर्वी माफिया के बीच चल रही खतरनाक जंग में कूद पड़ता है। डॉन ली की वापसी शानदार है और उसके घूंसे के आगे सब कुछ बेमानी लगता है। वियतनाम में एक खतरनाक भगोड़े को पकड़ने के 7 साल बाद डॉन ली को सियोल के विशेष क्राइम यूनिट में प्रमोशन मिल चुका है। एक सुबह जब वह थाने जा रहा होता है, रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाता है। डॉन ली उतरकर देखता है कि कुछ गुंडे सड़क पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो देखता है कि एक गुंडा एक बुजुर्ग के ऊपर चढ़ा हुआ है और अश्लील हरकतें कर रहा है। ये सब देख डॉन ली को गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ता है। गुंडे उसे देखकर मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बस कोई आम आदमी है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये वही डॉन ली है जिसकी एक घूंसे से बड़े बड़े गिर जाते हैं। एक गुंडा गाली देकर उस पर हाथ उठाता है, लेकिन डॉन ली फुर्ती से उसका वार बचाता है और नाक पर जोरदार मुक्का मारता है। फिर एक के बाद एक गुंडों को जमीन चटा देता है। एक गुंडा जो अभी अभी होश में आया था, अपनी जेब से खिलौने जैसी छुरी निकालता है और चिल्लाता है, मत आना पास वरना तेरी किडनी निकाल दूंगा। डॉन ली बस एक लाइन में जवाब देता है और फिर एक घूंसे से उसे वहीं ढेर कर देता है। भीड़ ताली बजाती है। पुलिस वहां पहुंचती है और गलती से डॉन ली को ही अपराधी समझ बैठती है। डॉन ली मुस्कुराकर कहता है, मैं नहीं हूं गुंडा, बस चेहरा थोड़ा खतरनाक है। असल में मैं भी पुलिस वाला हूं। थाने लौटने पर उसका साथी उसे एक महंगी दवा दिखाता है जो उसकी बीवी ने खास भेजी है। वो खुद भी उसे पीने से कतरा रहा होता है। डॉन ली उसकी बातों को नजरअंदाज करता है, सीधे उसकी डेस्क से 6 से 7 बोतलें उठाकर गटक जाता है। साथी गुस्से में पूछता है, तूने सब पी ली? डॉन ली हंसकर कहता है, हाँ, और ये तो लाजवाब है। अभी वो बैठा ही था कि फोन आया। एक युवती की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। नाम था मारी, जो रात में छोटे मोटे काम करती थी। पहले लगा कि फिसलकर गिरी होगी, लेकिन फॉरेंसिक जांच में पता चला कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। मौत की असली वजह एक नई तरह की नशीली गोली थी, जिससे दिल की धड़कन रुक गई थी। डॉन ली को शक हुआ कि इस मामले के पीछे जरूर कोई बड़ा गिरोह है। लड़की के हाथ में पहने गए ब्रेसलेट के जरिए डॉन ली उस क्लब तक पहुंचा जहां वो काम करती थी। क्लब में हर रात जवान लड़के लड़कियां पार्टी करते हैं। डॉन ली ने देखा कि क्लब के एक कोने में ऊपर जाने का रास्ता ब्लॉक किया गया है और कुछ बाउंसर पहरा दे रहे हैं। डॉन ली बहाना बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक भारी भरकम बाउंसर उसे रोकता है और थप्पड़ मार देता है। जिस तरह से बाकी फिल्मों में डॉन ली ने सबको धोया है, वैसा ही यहां भी होता है। बिना समय गंवाए डॉन ली ने उसे एक घूंसे में चित कर दिया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ लोग नशे का सामान ट्रांसफर कर रहे हैं। डॉन ली ने जल्दी से अपने मोबाइल से सबूत रिकॉर्ड किया। वहां मौजूद लड़कों को जैसे ही कैमरा दिखा, उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन डॉन ली ने उन्हें भी पटक कर रख दिया। नीचे से बाउंसर और उसके साथी बदला लेने आए, लेकिन उन्हें भी डॉन ली के घूंसे ने सीधा बेहोश कर दिया। डॉन ली ने सबको थाने पहुंचाया, लेकिन क्लब का मालिक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। वो बार बार कह रहा था, जब तक मेरा वकील नहीं आता मैं कुछ नहीं बोलूंगा। डॉन ली ने इशारे से अपने साथियों को सफाई शुरू करने को कहा। जैसे ही कपड़ा कैमरे के सामने से गुजरा, अचानक मालिक का सिर जोर से टेबल से टकरा गया। होश में आने के बाद अगर वो चुप रहता तो डॉन ली फिर से सफाई शुरू करवा देता। अंत में डर के मारे क्लब मालिक ने सब उगल दिया। असली सप्लायर 2 जापानी गैंगस्टर थे। डॉन ली ने तुरंत छापा मारने का प्लान बनाया। उधर वो दोनों गैंगस्टर अपना माल तैयार कर रहे थे। पुलिस जैसे ही अंदर घुसी, 2 अफसरों को वो गैंगस्टर बेहोश कर देते हैं, लेकिन तीसरे पुलिस वाले ने बिजली वाला टेसर चलाकर दोनों को पकड़ लिया। उनके घर से 20 किलो से ज्यादा नशीली गोलियां मिली। डॉन ली की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोच रहा था कि इस बार का प्रमोशन पक्का है, लेकिन तभी एक वैन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। वैन से 3 नकाबपोश आदमी निकले और सारा जब्त किया गया माल छीनकर भाग गए।
पीछे की सीट पर बैठा टैटू वाला आदमी अचानक जागता है। उसे लगता है कि सामने खड़े लोग उसे बचाने आए हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी रहस्यमय व्यक्ति उसे पहचान लिए जाने के डर से एक स्टील पाइप उठाकर उसे चुप करा देता है। इस पूरे ऑपरेशन का लीडर कोई और नहीं बल्कि डॉन ली का सीनियर अफसर होता है। वो तीनों मिलकर कार के सबूत मिटाते हैं, निशान साफ करते हैं और कपड़े बदल लेते हैं। इसके बाद वो अपने अगले मिशन की ओर बढ़ जाते हैं। उधर लाओ जो गुस्से में है। वो हर किसी से लड़ने को तैयार है क्योंकि पुलिस ने उनके करीब 20 किलो का माल जब्त कर लिया था। डॉन ली का आदेश साफ था, अगर अगली डिलीवरी में कोई गड़बड़ हुई तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। लाओ झो बेमन से वहां से चला जाता है। जब डॉन ली को इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो वो अपने घायल साथी से मिलने अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। वो कहते हैं, अगर मैं वहां होत तो ये सब नहीं होता। डॉन ली को अब और सुराग चाहिए थे, इसीलिए वो ड्रग एनफोर्समेंट टीम के पास जाते हैं, लेकिन वहां उनका सामना होता है लाओ झो से। लाओ झो बनावटी मुस्कान के साथ स्वागत करता है, लेकिन जब डॉन ली पूछते हैं क्या ये हमला यामागुची गुमी से जुड़ा है तो लाओ झो इनकार कर देता है। ये एक इंटरनल केस है, मैं कुछ नहीं बता सकता। डॉन ली को शक होता है, लेकिन सबूत न होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद वो अपने पुराने साथी की मदद से एक मुखबिर ज़्याओपांग से मिलते हैं। ज़्याओपांग एक सेकंड हैंड कार डीलर है जो डॉन ली को पहचानता नहीं है। डॉन ली खुद को विंग चुन येवेन का आखिरी शागिर्द बताते हैं। थोड़ा दबाव पड़ते ही ज़्याओपांग डॉन ली को जरूरी जानकारी दे देता है। इसी बीच जापान में यामागुची गुमी का असली नेता सामने आता है। उसकी एंट्री से ही माहौल भारी हो जाता है। उसने कोरिया की कमजोरियों को पहले ही समझ लिया था, इसलिए उसने तुरंत अपने खास आदमी सांग ब्याओ को दक्षिण कोरिया भेजा। जाओ और सब खत्म कर दो। उधर रात में लाओ झो किसी डील के लिए पहुंचता है, लेकिन डिलीवरी करने वाला यिन तियान गायब होता है। फोन करने पर यिन तियान बताता है, मुझे पता चला कि यामागुची गुमी ड्रग्स का गबन कर रही है, इसलिए मैंने माल छुपा दिया। लाओ झो बुरी तरह फंस चुका होता है। खरीदार को समझाकर 2 दिन की मोहलत मांगता है, लेकिन गंजा आदमी सीधा धमकी देता है, अगर 2 दिन में माल नहीं मिला तो तुझे कल का सूरज भी नहीं देखना मिलेगा। अब एंट्री होती है जापानी किलर सांग ब्याओ की। वो सीधे यिन तियान के ठिकाने पर पहुंचता है, हाथ में समुराई तलवार लिए। वो एक एक कर सबको काट गिराता है। कुछ ही मिनटों में सब साफ कर देता है, लेकिन एक आदमी छुपकर हमला करने की कोशिश करता है। सांग ब्याओ एक ही वार में दरवाजा और आदमी दोनों तोड़ देता है। अब उसे चाहिए सिर्फ यिन तियान, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। तो सांग ब्याओ फिर से हिंसा करता है और एक आदमी डर के मारे सब बता देता है। उधर डॉन ली और उसके साथी एक नाइट क्लब पहुंचते हैं। वहां एक पुलिस वाला छोटा सा गैंग पकड़ने की कोशिश करता है। एक छोटी सी करामी बीच में आता है। डॉन ली उसे एक थप्पड़ में 100 मीटर दूर उड़ा देता है। बाकी छोटे भाई भी आ जाते हैं, लेकिन डॉन ली सबको अकेले संभाल लेता है। उसका गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं होता। फिर एक आदमी को पकड़कर पूछताछ करता है। वो डर के मारे यिन तियान का ठिकाना बता देता है। उसी वक्त यिन तियान भागने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन सांग ब्याओ पहले ही पहुंच चुका होता है और उसे सीधा पकड़ लेता है। लेकिन तभी डॉन ली की कार और यामागुची गुमी की कार आमने सामने आ जाती है। डॉन ली झट से पहचान लेता है, ये यिन तियान है। वो तुरंत कार घुमाकर उन्हें रोकता है। दोनों टीमें गाड़ियों से बाहर निकलती हैं और बिना कोई शब्द बोले भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच सांग ब्याओ अपनी कार से डॉन ली को सीधा टक्कर मारता है। डॉन ली जिंदा बचता है, लेकिन अब पहले जितना तेज नहीं रहा। लड़ाई के दौरान सांग ब्याओ यिन तियान को पकड़कर उसे सीधे कटघरे में ले जाता है। वह उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन यिन तियान सोचता है कि अगर मैं मर गया तो 30 अरब का नुकसान होगा, लेकिन ये लोग मुझे मार नहीं सकते। लेकिन सांग ब्याओ के पास एक और प्लान था। उसने यिन तियान को मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन पुलिस को यिन तियान का शव मिल जाता है। हेई जिंग और लाओ झो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन अब कोई सुराग नहीं बचा।
सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अंकल मां को खबर मिलती है कि यिनत्यान मर चुका है और उन्हें अफसोस होता है कि वह उसे पहले नहीं पकड़ पाए। अब उन्हें केवल यिनत्यान के छोटे भाइयों से कुछ सुराग चाहिए। रात को जब लाओ झोउ के लोग खोजबीन कर रहे थे, उसी समय सांग ब्याओ भी यिनत्यान के ऑफिस पहुंच गया। पता चला कि वहां पहले से ही लाओ झोउ के आदमी मौजूद थे। सांग ब्याओ ने कुछ सवाल पूछे लेकिन जवाब नहीं मिला। वो तुरंत ही अपना आपा खो बैठा और एक ही वार में उस आदमी को मार डाला। अगले दिन जब लाओ झोउ ने अपने आदमी की लाश देखी तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने फौरन जापानी यामागुची घूमी के लीडर को कॉल किया और धमकी दी कि अब आर पार की लड़ाई होगी। सुनते ही घूमी लीडर जोर से हंस पड़ा। अब हर कोई मुझसे भिड़ने की बात करता है, मेरा माल चुराया और अब मुझसे ही पैसे लेने की बात कर रहा है। क्या मैं बेवकूफ हूं? अगर ऐसा है तो ठीक है, आ जाओ लड़ाई के लिए। कॉल के बाद लाओ झोउ को उसके आदमी ने बताया कि आज ही माल की डिलीवरी की तारीख है। अब कोई और रास्ता नहीं था, मजबूरी में उसे हॉल में जाना पड़ा। वहां जब उसने गंजे आदमी से मुलाकात की तो उसे बताया कि माल में 2 दिन की और देरी होगी। लेकिन गंजा आदमी बिना किसी सब्र के गुस्से में आकर लाओ झोउ पर टूट पड़ा। लाओ झोउ जो पहले से ही बहुत झल्लाया हुआ था, उसने अपना सारा गुस्सा गंजे आदमी पर निकाल दिया। उसने वहां किसी की भी परवाह नहीं की, न ही अध्यक्ष की, और सबके सामने ही गंजे आदमी को मारना शुरू कर दिया। वो लोग लाओ झोउ का मुकाबला कर ही नहीं पाए। कुछ ही सेकंडों में उसने सबको चित कर दिया। गंजा आदमी जो अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा था, वो ऐसे कांप रहा था जैसे किसी बकरे को बूछड़खाने में ले जा रहे हों। लाओ झोउ ने एक कुत्ते की चेन उठाई और सीधे गंजे को गाड़ी से बांध दिया। फिर उसने वहीं से एक स्पैनर उठाया और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। 3 वार में ही गंजे की हालत पतली हो गई। खून बहता हुआ वो जमीन पर गिर पड़ा। डगमगाते हुए लाओ झोउ वहां से निकला और एक कार के पास जा पहुंचा। उसने खिड़की खटखटाई। अंदर बैठे अध्यक्ष ने अपने आदमियों की मौत पर जरा भी चिंता नहीं दिखाई। वो बिल्कुल शांत बैठे रहे। इसी तरह लाओ झोउ को यिनत्यान के इंफॉर्मेशन सिस्टम की चाबी फिर से मिल गई। इस बीच रिपोर्ट मिलने पर डॉन ली घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि कोई पुलिसकर्मी की हत्या कर चुका है, लेकिन मरने वाला पुलिसकर्मी कोई और नहीं बल्कि लाओ झोउ का आदमी था। डॉन ली को यकीन हो गया कि लाओ झोउ ही इन सभी हालिया घटनाओं के पीछे है। यिनत्यान के एक आदमी से पूछताछ में पता चला कि यिनत्यान की एक यॉट रेंटल कंपनी थी जो कभी खुलती ही नहीं थी। डॉन ली को यह सुराग बहुत अहम लगा और वह तुरंत उस जगह पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने कंपनी के अंदर कदम रखा, वहां सांग ब्याओ के लोग पहले से मौजूद थे। बिना कोई बात किए सीधा झगड़ा शुरू हो गया। डॉन ली ने सबको धूल चटा दी। लड़ाई के बाद उन्हें एक चाबी मिली जिस पर काले रंग का निशान था। डॉन ली ने खिड़की से देखा, सामने एक काली यॉट खड़ी थी। सब मिलकर यॉट की गहन तलाशी लेने लगे और नीले रंग की चाबी आखिरकार मिल गई। डॉन ली ने अब अपने सहयोगी मोटे को कहा कि लाओ झोउ को फोन करे, लेकिन चालाक लाओ झोउ ने कॉल काट दी। अब डॉन ली ने मोटे से कहा कि उस चाबी की एक फोटो लेकर भेज दो। जैसे ही लाओ झोउ को फोटो मिली, वो जाल में फंस गया। उसने फौरन डील की जगह तय कर दी, लेकिन लाओ झोउ भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने योजना बदली। अब वो सांग ब्याओ को भी इस प्लान की जानकारी देने वाला था। दूसरी तरफ मोटा डीलिंग लोकेशन पर जाने को लेकर हिचकिचा रहा था। क्या मुझे वाकई जाना होगा? डर मत, बस बैग सही से ले जाना, हम तुझे देख रहे होंगे। मोटा बेमन से चल पड़ा। जैसे ही वह लोकेशन पर पहुंचा और दरवाजा खोला, सामने लाओ झोउ नहीं बल्कि सांग ब्याओ बैठा था। यह देखकर मोटे की हालत खराब हो गई। वो तुरंत पलटकर भागने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक गुंडे ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। आवाज सुनते ही डॉन ली भी वहां आ गया, पर दृश्य देखकर उसे समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। वो कुछ करने ही वाला था कि किसी ने उसके सिर पर डंडा दे मारा, पर डॉन ली पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन तभी एक और वार पीठ से हुआ, और इस बार डॉन ली बेहोश हो गया। सांग ब्याओ ने बैग खोला।
और पाया कि उसमें सिर्फ नमक था। बाहर लाओ झऊ ने पुलिस की गाड़ी खोज ली और उसमें रखी असली दवाइयों को चुरा लिया। थोड़ी देर में पुलिस की बैकअप टीम वहां पहुंच गई। सांग ब्याओ को समझ आ गया कि उसे लाओ झऊ ने बेवकूफ बना दिया। फिर वह डॉन ली को उठाकर यामागुची गुमी के मुख्य टॉवर में ले गया। वहां डंडों की बारिश में डॉन ली की नींद खुली। सांग ब्याओ उस पर चिल्लाया, माल कहां है? डॉन ली ने जवाब दिया, तेरे पिछवाड़े में। यह सुनकर सांग ब्याओ का गुस्सा फूट पड़ा। इसी बीच उसका फोन बजा। कॉल करने वाला और कोई नहीं, खुद लाओ झऊ था। जो यांग ने तस्करी का सामान ले लिया, बाकी का काम वह खुद करेगा। तंग किए गए सांग ब्याओ ने तुरंत गुस्से में आकर अपने पुरखों को गालियां दी। इस समय बाहर से धमाकेदार आवाजें आ रही थीं। फिर से ताकत पाने के बाद डॉन ली एक के बाद एक छोटे बच्चों को घूंसा मारते हुए उन्हें जमीन पर गिरा रहे थे। इनमें से एक, जो लाल शॉर्ट्स पहने हुए था, अपार साहस दिखाकर डॉन ली को आजमाना चाहता था, लेकिन अंत में वह भी जमीन पर गिर पड़ा। अब सतर्क शिकारी सिर्फ सांग ब्याओ था। कुछ राउंड लड़ने के बाद यह साफ हो गया कि वह डॉन ली का मुकाबला नहीं कर सकता। बेहूदे तरीके से सांग ब्याओ ने तुरंत समुराई की तलवार निकाल ली और डॉन ली से लड़ने की कोशिश की। डॉन ली ने पिछली बार की तरह अपनी बैग से सही सामान निकाला और उसे सांग ब्याओ के सामने लहराया। अब सांग ब्याओ ने इस अपमान को सहन नहीं किया और अपनी बड़ी तलवार लेकर डॉन ली पर हमला करने के लिए दौड़ा। डॉन ली ने अपना शरीर घुमाकर हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सांग ब्याओ ने उनके मुंह पर वार कर दिया। हालांकि वह वार डॉन ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। डॉन ली ने अपनी ताकत से सांग ब्याओ को जमीन पर गिरा दिया। डॉन ली ने चाकू उठाकर सांग ब्याओ को मारा, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। फिर भी सांग ब्याओ ने अपनी तलवार से डॉन ली पर वार किया। डॉन ली ने एक बार फिर से अपने शरीर को लचीलापन दिखाते हुए उस हमले से बचने की कोशिश की। अचानक डॉन ली ने अपनी ड्रैगन कट्टर तलवार से उस वार को रोक लिया और फिर एक शक्तिशाली हमला करके सांग ब्याओ की तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब सांग ब्याओ बिना हथियार के था और डॉन ली ने उसे पूरी तरह से हराया। सांग ब्याओ अब मरते मरते जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन डॉन ली ने उसके ऊपर एक तगड़ा हमला किया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस समय पुराने जो कि सोने की छड़ और गोलियों का खजाना इकट्ठा कर रहा था। डॉन ली ने अपनी कार से उसे टक्कर मार दी और इसके बाद जो अपने पैसे लेकर पुलिस स्टेशन भाग गया। जो ने अपने आप को बचाने के लिए बेसबॉल बैट से हमला करने की कोशिश की, लेकिन डॉन ली को कोई फर्क नहीं पड़ा। छोटे से कमरे में डॉन ली अपनी असली ताकत नहीं दिखा पा रहा था। जो ने डॉन ली को टेबल पर दबोच लिया और आंखों में उंगली डालने की कोशिश की। हालांकि डॉन ली की ताकत के आगे जो कुछ नहीं कर सका। डॉन ली ने उसे एक पंच मारा और जो को वहां से खड़ा कर दिया। जो ने एक और हमला किया। इस बार वह कंप्यूटर स्क्रीन को डॉन ली पर फेंकने लगा। डॉन ली ने खुद को बचाया और फिर जो पर एक ताकतवर पंच मारा, जिससे जो कुछ नहीं कर सका। जो अब डॉन ली से हार मान चुका था, वह धीरे धीरे उठकर अपनी दराज से पिस्तौल निकालने लगा, लेकिन डॉन ली ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और कुछ गोलियां भी निकली। जो ने फिर से पिस्तौल से डॉन ली पर गोली चलाई, लेकिन डॉन ली ने पूरी तरह से गोलियों से बचते हुए उसे हराया। फिर डॉन ली ने जो को बुरी तरह से मारा, एक के बाद एक पंच मारते हुए। डॉन ली की यह जबरदस्त हमला करने की क्षमता देखने लायक थी। फिर डॉन ली ने अपनी ताकत को बढ़ाते हुए जो पर हाथ से तगड़ा वार किया और जो पूरी तरह से नाकाम हो गया। फिर डॉन ली ने अपनी पूरी ताकत के साथ जो पर एक आखिरी पंच मारा और जो को पश्चिमी दिशा में भेज दिया। इसके साथ ही बड़े तस्करी मामले का हल भी निकल आया। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि वह मशहूर गैंग लीडर कहां है। वह भी अंत में सामने आया। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए कुछ नया और बेहतर लाने की कोशिश करते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।